बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ अनीका निसार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, PIA का अफसोसनाक वाक़या PK 661 में मौजूद 48 जानें तो खो गईं, लेकिन उनकी कहानियाँ आज भी मौजूद हैं। उनकी अधूरी कहानियाँ या वो ज़िंदगी जो पूरी ना कर पाए, जिस तरीके से उनकी जानें गईं, उस पर पूरी कौम को अफसोस तो है ही, लेकिन सवालात ने जन्म लिया और वो सवालात के जवाबात देना इंतहाई अहमियत का हामिल हो गया कि मुल्क में जितनी एयरलाइंस के हादसे हुए, क्या उनकी रिपोर्ट सामने आ पाई, और अगर नहीं आ पाई तो उसकी वजह क्या है? क्या कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रखे जाते जिस तरीके से एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशंस बाकी दुनिया में होती हैं और चीज़ें सामने लेकर आई जाती हैं, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सामने लाई जाती हैं? हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता है? इस टॉपिक से आगाज़ करेंगे और हम इजहार यकजहती भी करते हैं उन तमाम ख़ानदानों के साथ जिन्होंने अपने प्यारे खो दिए। हम ज़रूर उनका दर्द भी महसूस करते हैं और दुआगो भी हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल साहब, फॉर्मर गवर्नर हैं पंजाब के। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन किया। खालिद साहब, अफसोसनाक वाक़या, मतलब अब अल्फाज कम पड़ जाते हैं, एहसासात कम नहीं होते, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। इससे पहले एयर ब्लू का वाक़या हुआ था, इससे पहले भोजा का वाक़या हुआ था। जितने वाक़यात हुए उसकी रिपोर्ट ढूंढते रह जाते हैं, रिपोर्ट नहीं मिलती। आलमी सतह पर तो ऐसा नहीं होता। सबसे पहले तो जिस तरह आपने उन ख़ानदानों के साथ जिनके प्यारे इस हादसे में अल्लाह के सुपुर्द हो गए ताज़ियत की है, मैं आपकी तरह मैं भी उन तमाम ख़ानदानों से ताज़ियत करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला उनके प्यारों के दर्जे बुलंद करे। आमीन। जहाँ तक PIA के जहाज़ के एक्सीडेंट की बात है, आपने पुराने चंद एयर क्रैशेस जो हैं उनका जिक्र किया। मैं इसमें शामिल करूँगा, पिछले ही दिनों एक ट्रेन का हादसा हुआ, फिर गडानी पर एक बहरी जहाज़ जो शिप ब्रेकिंग के लिए आ रहा था, उसमें गैस और तेल था, उसमें हादसा हुआ। किमारी पर एक जो गैस का टैंकर था, उसमें भी एक एक्सीडेंट हुआ। इस तरह रोज़ाना आप पढ़ते हैं सड़कों पर बसों के हादसे होते हैं, मकान गिरते हैं। तो पाकिस्तान में जो कमर्शियल कारोबार हो रहे हैं, ट्रेन्स चल रही हैं, सड़कों पर जो ट्रैफिक चल रही है, उसमें हिफाजती इक़दामात पर हमें ख़ुसूसन गौर करना पड़ेगा। हर जान बड़ी कीमती होती है। मैं समझता हूँ इस मसले में हमारी बहुत कमज़ोरियाँ हैं। वो तमाम शोबे जो मॉनिटरिंग करते हैं, जैसे हाउस बिल्डिंग की जो मॉनिटरिंग कर रहा है, ट्रेन के हादसात की जो मॉनिटरिंग कर रहा है, जो लोग कमर्शियल गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, फिर जहाज़ों के एक्सीडेंट हैं, ट्रेनों के एक्सीडेंट हैं, इन तमाम के ऊपर हमें गौर करके ऐसे इक़दाम करने चाहिए ताकि इन एक्सीडेंट्स का इआदा ना हो। गो के सारी दुनिया में एक्सीडेंट होते हैं। हमारे हिंदुस्तान में पिछले दिनों शायद बिहार या कहीं में एक बहुत बड़ा ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ। पूरी दुनिया में जहाज़ों के एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या हमारे इदारों में कोई कमज़ोरी तो नहीं है, मैनेजमेंट सिस्टम हमारा ख़राब तो नहीं है। ATR जहाज़ में कोई कमज़ोरी नहीं है। वो बातें तो बड़ी की जा रही थी खालिद साहब कि जो ये ATR जहाज़ है इसमें कोई फ़नी ख़राबी है या ये जहाज़ उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता जिस तरीके से करना चाहिए जहाज़ों को, तो वो क्या बातें सारी गलत है? PIA के स्पोक्स पर्सन तो कहते हैं गलत है। देखिए, जहाँ तक तो एक जहाज़ की एक टेक्निकल एबिलिटी है कि क्या ATR फ़िज़ा में उड़ सकता है इस इलाके में, तो वो बात मुस्तनद है कि ATR इस इलाके में उड़ने की अहलियत रखता है। दुनिया में हज़ारों ATR उड़ रहे हैं, लेकिन ये जो फ़्लाइट थी, क्या इसका पहले कोई इंजन ख़राब था, दोनों इंजन ख़राब हो गए, ये तमाम चीज़ें तहकीक करनी पड़ेगी। गो के PIA ने कहा है कि हमारे पायलट बहुत ट्रेंड थे और हमारे पायलट बहुत अच्छे पायलट हैं, लेकिन जो हमारी फ़नी खामियां हैं उनको हमें देखना चाहिए। और पाकिस्तान के जो लोग सफ़र करते हैं, काम करते हैं, ट्रेन पे सफ़र करते हैं, उनकी जानों की हिफाजत करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जो इंक्वायरी कमीशन बैठेगा इस पर, वो कोई सख्त फ़ैसला करेगा और उस फ़ैसले पर PIA बड़ी ईमानदारी के साथ उस फैसले पर अमल दरामद करेगा। खालिद साहब, एक आम तासुर तो ये है कि पायलट पे डाल दी जाती है बात। हम लोगों ने पिछले कुछ हादसात में भी देखा कि पायलट पे डाल दी, वो दुनिया में नहीं रहते, उनके ऊपर डालना आसान होता है। कोई ग्राउंड पे बैठा हुआ जिम्मेदारी कबूल नहीं करता है। एक जहाज़ के ऊपर 700 से ज़ायद आपके एम्प्लॉइज़ हैं,
اوور امپلائمنٹ ہوئی ہے, اوور آپ نے اسٹافنگ کی ہوئی ہے, پھر بھی کوالٹی کو شور نہیں کر پا رہے ہیں, تو یہ چیزیں بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے. ان کی طرف تو دھیان نہیں جاتا, ایکسپلینیشنز کی طرف دھیان بہت ہوتا ہے. کیوں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے نہ صرف PIA, پاکستان کے بہت سارے ایسے قومی ادارے جن میں آپ کمرشل کام کرتے ہیں, جس میں آپ سٹیل مل لے لیں, ہم نے PI کی بات کی, ہم واپڈا کی بات کر رہے ہیں, جو یہ آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ہیں, لیسکو, لیسکو, گیپکو, پھر لوگ تو SNGPL کی بات کرتے ہیں, نیشنل بینک کی بات کرتے ہیں, بلکہ میں کہوں گا جو تمام حکومت کے ادارے ہیں, ایک ٹیچر سے کام لینا ہو, کسی نرس ڈاکٹر سے کام لینا ہو, یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ اس وقت ہمارے اداروں کی کارکردگی بہت کمزور ہے. سیاسی وجوہات کی بنا پر, چونکہ یہ لوگ آ کر سڑکوں پہ احتجاج کرتے ہیں, شاید ہم نے لوگ بھرتی نہیں کیے. اس وقت وہ ادارے جو قوم کے لیے کام کرتے ہیں وہ ان کی کارکردگی بہت کم ہے, اور ہمیں ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اپنے اداروں کو بہت بہتر کرنا پڑے گا. اچھے لوگ لگائیں, سیاسی بھرتیاں نہ کریں, ان کو ٹارگٹ دیں, اور جو ٹارگٹ آدمی نہ اچیو کر پائے اس کو نوکری سے نکالیں. ساری دنیا میں یہ سزا اور جزا کے ذریعے اداروں کی کارکردگی پوری کی جاتی ہے. یہاں تو بلکہ الٹی جزا دے دی جاتی ہے نا, جو اپنے کام کر دے وہ ٹھیک ہے, ادارے کے معاملے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن سول ایویشن اتھارٹی نے خالد صاحب ایک ڈیسیجن لیا ہے, دیر سے لیا ہے, 47-48 جانوں کے بعد لیا ہے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے جتنی بھی ایئر لائنز ہیں ان کے طیاروں کی اب سیکیورٹی چیکس ہوں گے. یہ پہلے یاد نہیں آیا تھا؟ سول ایویشن اتھارٹی کا کام تو اصل میں یہی ہے نا. دیکھیے جہاں تک جہازوں کی پرواز کا تعلق ہے, اس کا ایک باقاعدہ پروگرام ہوتا ہے. کتنی دیر بعد جہاز کی مینٹیننس چیک ہوگی, کتنے کی دیر کے بعد پائلٹ کو جو ہے ری ایویلیویٹ کیا جائے گا. یہ ہنگامی بنیادوں پہ نہیں کیا جاتا, اس کا ایک باقاعدہ نظام ہے, اور اس میں فلائٹ سے پہلے, فلائٹ کے بعد, کچھ عرصے کے بعد, یہ جیسے میں نے کہا یہ چیز کوئی خاص طور پہ کرنے والی نہیں ہے. یہ ایک مسلسل ترتیب کے ساتھ ان چیزوں کو پرکھا جاتا ہے, اور ضرورت یہی ہے کہ ہم اپنے اداروں کو صحیح طور پر مانیٹر کریں, اچھے لوگ لگائیں, کارکردگی جن کی خراب ہو ان سے سوال جواب پوچھیں, اور کوئی اگر حادثہ ہوتا ہے تو باقاعدہ اس کی انکوائری کر کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو سزا دی جائے. کیونکہ کبھی کبھی ایسے حادثے ہو جائیں گے جو کہ کسی بھی آدمی کے کہہ لیں ہمت سے یا اس کی طاقت سے باہر ہوتے ہیں. لیکن خالد صاحب 2016 کچھ زیادہ ظالم سال رہا ہے. ایدھی صاحب ہم سے جدا ہو گئے, امجد صابری, اور اب جنید جمشید صاحب کا جانا, پھر ساتھ اسامہ وڑائے, DG چترال بھی وہاں موجود تھے. یعنی ایک ایسا سال رہا جس کے اندر ہم لوگوں نے بہت سارے بڑے نام کھو دیے. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اس سال ہمارے ساتھ بہت بڑے حادثات پیش آئے, لیکن میں سمجھتا ہوں جہاں پر ہماری کمزوریوں کی نشاندہی ہوئی ہے, اسی سال ہم نے بہت بڑے بڑے کام بھی جو ہے وہ مکمل کیے ہیں. تو یوں نہیں ہے کہ بطور قوم 2016 کو ہم ناکامی کا سال کہہ سکتے ہیں, جہاں پر چند ایک کمزوریاں سامنے ابھر کر آئی ہیں. 2016 میں ہی آرمی میں نئے چیف اپوائنٹ ہوئے, ہم نے ضرب عضب کو بہت کامیابی سے آگے لے کے گئے, CPEC تکمیل تک پہنچا, کراچی میں امن قائم ہوا, دنیا نے اور پاکستان کی سٹاک مارکیٹ بہتر ہوئی. تو جہاں پر ہماری کمزوریاں ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ہم یوں سمجھ لیں کہ یہ سال پاکستان کی ناکامی کا سال ہے. چند ایک حادثات ضرور ہوئے ہیں, ایسی مایوسی اور نا امیدی کی یقیناً کوئی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی سال مشکلیں ضرور پڑیں, لیکن ان مشکلوں کو آسان کرتے ہوئے ہم لوگوں کا بڑھنا ہے. اور جو لوگ چلے گئے ان کے لیے میں ایک بار پھر بولوں گی کہ ہم لوگ دعا گو ہیں. اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے, لیکن بریک کی طرف جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے اور بات کریں گے کچھ سیاسی مسئلے جو چل رہے ہیں ان کے حل کی طرف. کیا حل ہونے والا ہے؟ سال کی بات کر رہے ہیں, سال کے آخر پر چیف جسٹس بھی جا رہے ہیں, کیا ہوگا؟ بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین, پاکستان میں سیاسی صورتحال اور سیاسی پارا ہر وقت ہی چڑھا رہتا ہے, لیکن آج ذرا صورتحال
कुछ इस साइड पर कशीदगी की तरफ चली गई कि सुप्रीम कोर्ट, जिसके ऊपर तकिया करके पीटीआई भी बैठी हुई थी और जिस पर बहुत सारी अवाम की नजरें भी थी, उस सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा केस में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट दे दिया। वो ट्विस्ट क्या दिया? चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं और अब कहते हैं ये लार्जर बेंच नहीं, अगला लार्जर बेंच, यानी जब साकिब निसार साहब आएंगे चीफ जस्टिस के तौर पर, वो लार्जर बेंच सुनेगा, नए सिरे से सुनेगा, और खालिद साहब नए सिरे से सुनेगा तो फिर वकला को दलाइल भी नए सिरे से देने पड़ेंगे, एविडेंसेस भी दोबारा से पेश करने पड़ेंगे। यानी आज तक की कार्रवाई क्या कोई उसका फ़ायदा नहीं हुआ? किसी तरीके से उसका एडवांटेज नहीं हो पाएगा किसी पार्टी को? आपको याद होगा कि पनामा के मसले पर पीटीआई ने धरने का, एहतजाज का ऐलान किया और लग रहा था हालात बड़े कशीदा हो रहे हैं। उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला किया कि वो इस केस को ख़ुद सुनेंगे, जो कि एक आप समझ लें कि सुप्रीम कोर्ट की जो रिवायत है उसके बरखिलाफ़ था कि ख़ुद एक सियासी मसले को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को आमादा किया। तो पाकिस्तान में ये नई नौयत की चीज़ थी और लोगों को तवक्को थी कि या तो सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला कर देगा या अगर उन्होंने कमीशन का भी फ़ैसला करना है वो फ़ैसला हो जाएगा। खालिद साहब, चीफ जस्टिस पुराने जो इफ्तिखार चौधरी साहब हैं, उनके बारे में तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती रही थी, तो लोग तो शायद ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट आए, किसी तरीके से इंटरवीन करे। आप ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने तो बहुत सो मोटो केसेस लिए, लेकिन उसके बाद कोर्ट ने नई रवायत डाली। ये चूँकि एक सियासी मसला था और सियासी मसलों में अमूमी तौर पर कोर्ट मसालियत के लिए या फ़ैसले के लिए बीच में नहीं आती। जैसे केस चला तो रोज़ ऐसे आर्गूमेंट में थे, कभी लगता था कि एक साइड की बात मजबूत है, कभी लगता था कि वाक़तन करप्शन के शवाहद मिल रहे हैं। लेकिन चूँकि हुकूमत ने काफ़ी वक्त से पहले अगले चीफ़ जस्टिस की नामज़दगी का ऐलान कर दिया, तो मौजूदा चीफ़ जस्टिस के लिए मैं समझता हूँ अब एक इफ़ेक्टिव रहना ज़रा मुश्किल हो गया था। उन्होंने शायद ये समझा कि इतना बड़ा सियासी फ़ैसला इस वक्त कोर्ट के लिए मुमकिन ना हो। अब होगा क्या, पीएमएलएन कहेंगे कि ये फ़ैसला उनके हक़ में गया है, एक तरीके से उनके हक़ में गया है क्योंकि केस लेट हो गया, फ़ैसला नहीं आ रहा, लिहाजा वो कहेंगे जनाब ये तो हमें तो अब काफ़ी अरसे तक छुट्टी मिल गई। ठीक, पीटीआई कहेगी नहीं, वो तो सारी चीज़ें हमने कही थी, दोबारा जब कोर्ट बैठेगी हम दोबारा शवाहद लेके जाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा है कि वो अगर कोर्ट ने कमीशन बिठाया तो उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि कोर्ट ने अभी तक फैसला नहीं किया। लेकिन देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि अगर इस केस का फैसला नहीं होता इलेक्शन से पहले सही, तो ये केस हुकूमत की जान नहीं छोड़ेगा। ठीक है, अगले इलेक्शन में हुकूमतों की और लीडरों की करप्शन एक बहुत बड़ा मसला होगा। ठीक है, अयाज अमीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं। अयाज अमीर साहब, बहुत शुक्रिया। क्या आपको लगता है अयाज अमीर साहब हुकूमत की जीत होगी? खालिद साहब कह रहे हैं जिस तरीके से कि हुकूमत में एक तरह से उनका पलड़ा भारी हो गया कि उनको और टाइम मिल गया, क्या हुकूमत ने इसीलिए डिले किया था? टीओआर's का डिले, फिर कमीशन का डिले, फिर सुप्रीम कोर्ट वाले मामले का डिले, क्या हुकूमत का पलड़ा वाकई में भारी हुआ आज? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जो डिले हुआ है वो हुकूमत की वजह से तो नहीं हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं किया जो उनके पास शवाहिद आए थे, और शायद मौसम होता तो वो देख कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया। पर पलड़ा भारी कैसे हुआ? क्योंकि वो जो है कोई क्लीन चिट गवर्नमेंट को मिली नहीं है। अब रोजाना का जो काम है, जो इल्जामात वहीं के वहीं हैं, वो जो सारा कुछ जो है वो पलंदा जो पीएमएल नून की तरफ फेंका जा रहा है, वो अपनी नौयत पे बिल्कुल ऐसा ही खड़ा है, वो नहीं रद्द हुआ। और पीटीआई और दूसरी जमातें जो हैं, इसको बस उठा के वही इल्ज़ाम तराशी, वही जो है दादा जान से लेके होनहार बच्चों तक, और वही जो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो ये काम चलता रहेगा। तो कहाँ से उनका हुआ? गवर्नमेंट तो चाहती होगी कि मामला एकदम खत्म हो जाए और सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि हमारे सामने जो शवाहिद आए हैं उनसे कोई नहीं हो सकता और हम पिटीशंस को डिसमिस कर रहे हैं। फिर तो बात होती है कि लटका हुआ मसला है, नया एक होगा, ये तो चलता रहेगा, इलेक्शन तक ये चलता रहेगा। अच्छा, खालिद साहब भी अपना पॉइंट देना चाह रहे हैं। साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या करप्शन के मसले पर आम में एक एहसास पाया जाता है, और ये 1.5 साल जो इलेक्शन का रह गया है, क्या आप समझते हैं कि अब सब जमातें कोशिश करेंगी कि करप्शन के और किस्से सामने आएँ और जिन पे इल्ज़ाम लगेंगे वो डिफेंड करेंगे, तो अगले इलेक्शन में क्या करप्शन एक बहुत बड़ा मसला बनकर सामने आएगा?
तो इसमें जो है इश्यू जो है मौजूए सुखन मौजूए बहस है, लेकिन पाकिस्तान का जो सूरत हाल ऐसे है कि यहाँ पे वो साउथ कोरिया वाला मामला नहीं है कि लाखों लोग जो है वो सड़कों पे आ जाएं, यहाँ पे मलेशिया वाला मसला नहीं है कि फिर लोग आ जाएं, यहाँ पे टीवी टॉक शोज में अखबारों में इमरान खान पीटीआई शेख रशीद वो बातें करते रहेंगे, पर उस तरह की जो एक अवामी उभार होता है कि लोग आ जाएं, ऐसी कोई बात नहीं बनेगी। लेकिन इलेक्शन में मौजू और पीटीआई का यही एक चीज होगी कि करप्ट है, चोर हैं, झूठे हैं, वो यही कहते हैं। लेकिन अवाम यूजुअली रिएक्ट नहीं करते हैं आजमीर साहब, मसला यही है जिस तरह आपने भी फरमाया कि वो ना तो ये कोरिया है और ना ये मलेशिया है, ना ये कोई और मुल्क है जहां करप्शन के मामले पर उठ जाए, आइसलैंड भी नहीं है ये। तो अगर करप्शन के मामले को ही लेकर इलेक्शंस में अगर पीटीआई आगे जाएगी तो क्या कोई जीत उनके हाथ आ सकेगी इस तरह से, अगर सिर्फ यही मुद्दा रहा, यही नुक्ता रहा? देखिए ना, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी लोग सड़कों पे नहीं आए थे, उनके बारे में भी करप्शन के बारे में बहुत कहानियां थी, बहुत कहा जा रहा था, लोग 50 लोग भी नहीं आए। लेकिन ये कहना कि जी उसका असर नहीं पड़ा, ये भी गलत होगा। पीपल्स पार्टी का जो अमूमी तासुर खराब हुआ है, मजरू हुआ है, जो पार्टी इतनी बड़ी पार्टी थी पंजाब में, उसका आखिर क्या हो गया है, करप्शन की कहानियां, ये 10% और राजा रेंटल, और इसका जरूर असर हुआ है। तो अगर ये नून लीग वाले समझे कि जी लोग नहीं आए तो कुछ असर नहीं होगा, ये बात गलत है। असर जरूर होता है। लोग कहते हैं यार ये भी चोर है, देखें कोई जवाब नहीं दे सके, सुप्रीम कोर्ट में वकील आपका कहे जी मैं डॉक्यूमेंट्स नहीं ला सकता, ये तो आम से आम आदमी समझता है फिर कि जी आपके पास कुछ कहने को नहीं। दूसरा याद मीर साहब, देखिए ये जो तमाम ये सेफ हेवन दुनिया में इन्वेस्टमेंट है, आप भी समझते हैं कि इसको कोई और चलाता है। तो अगर किसी और ने फैसला किया कि ऐसे और किस्सों को लोगों के सामने लाया जाएगा, किस्से तो बहुत लोगों के हैं, और क्योंकि तमाम सियासी पार्टियों का अवाम में असर नफूज नहीं है, ये तो सारी पाकिस्तान की सियासत MNAs और ब्यूरोक्रेसी की सियासत है। इस सूरत में अगर कुछ और किस्से सामने आ गए, किसी जमात के भी हों, तो फिर तो ये मुमकिन है कि करप्शन इलेक्शन में एक इशू बन सकता है। करप्शन तो इश्यू इलेक्शन में वैसे भी बनेगा, वैसे भी हमारी सियासत में इस इश्यू ये बन चुका है, और इस हमारी सियासी गुफ्तगू का वो एक लाजमी हिस्सा बन चुका है। लेकिन इस मसले का हल ना होना जो है, ये यकीनी तौर पे फिर एक इलेक्शन में ये बड़ा इश्यू होगा, और पैनामा गेट के नाम से ही इसको लोग पुकारेंगे। ठीक है आजमीर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। खालिद साहब, पैनामा गेट, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि ज़बान ज़दे आम है, सबको पता है पैनामा का मसला, एक शऊर तो उजागर हो गया अवाम में, लेकिन शऊर उजागर होना काफ़ी होगा या कोई मंतकी अंजाम तक कोई चीज़ पहुंचना, कोई केस पहुंचना, कोई हमें सॉलिड चीज़ नज़र आए कि आखिर किसी को सज़ा और जज़ा भी मिल रही है, वो काफ़ी होगा? देखिए, पाकिस्तान का जो उर्फ़ आम जो जमहूरी निज़ाम है, इसमें लोगों का बहुत कम जो है अमल दखल है। पाकिस्तान की सियासत आजकल ज़्यादा हमारी तरह टेलीविज़न पर या हुकूमत की और MNAs MPs की सियासत है। ये एक एलीट का गठजोड़ है, इसमें आवाम का बहुत कम अमल दखल है। उन बेचारों को कुछ गली नाली एक सड़क मिल जाती है, वो तालियां बजाते हैं। अच्छा, आवाम में जिसे कहते हैं ना, आवाम हुकूमत में शामिल नहीं है। अच्छा, चूँकि आवाम हुकूमत में शामिल नहीं है, अगर तो डेवलपमेंट होती रहे वो खुश है। अगर कोई बड़ा इशू आ गया उस वक़्त, जैसे मुझे याद है जब हम हुकूमत में थे तो बेनज़ीर साहबा की शहादत का इशू आ गया, बिल्कुल, अगर उस वक़्त कोई ऐसा बड़ा इशू आ गया तो चूँकि अवाम किसी भी सियासी पार्टी के साथ यूँ मुंसलिक नहीं है जैसे दुनिया में होता है, ठीक है, ये मसले जो हैं बहुत बड़े बनकर सामने उभरेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ अगर किसी पार्टी पे भी ऐसा इल्ज़ाम लगता है, उनको अपनी सफाई लोगों के सामने पेश करके और अपने आप को डिफेंड करना चाहिए। कोर्ट से जिसे कहते हैं अपने आप को मासूम गिनवाना चाहिए, वरना ये मसला उनके पीछे पड़ा रहेगा। मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। पैनमा का मसला वाकई में गले तो पड़ा हुआ है अभी हुकूमत के, देखना ये है कि आगे होता क्या है, और साकिब निसार साहब जब आएंगे वो अपना लार्जर वेज बनाएंगे तो समात क्या होगी। लेकिन सियासी सूरत हाल की बात करें तो वफाक से ज़्यादा सिंध की तरफ भी जाएंगे, कराची की तरफ भी जाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, कराची की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि कराची में जब से एमक्यूएम के दो धड़े बने हैं तब से कंफ्यूजन है। कभी एमक्यूएम लंदन और एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुन आमने सामने आ जाते हैं, कभी कुछ मुज़हक़क़ेज़ बातें भी हो जाती हैं। खालिद साहब, अभी कराची में आपने थोड़ी देर पहले देखा क्या हुआ, मुक्का चौक के अराउंड क्या हुआ। एमक्यूएम लंदन के कुछ कारकुनों ने जो जिस तरीके से उन्होंने एहतजाज किया और कुछ डेफिनेटली कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी होती हैं। फिर पुलिस का आगे कार्रवाई। कराची में एक ऐसा शहर जो कि इकोनॉमिक हब है पाकिस्तान का, वहाँ हो क्या रहा है? क्या हुकूमत जीत रही है? एमक्यूएम पाकिस्तान जीत रही है? एमक्यूएम लंदन जीत रही है? कौन जीत रहा होगा? ये हकीकत है कि अल्ताफ़ हुसैन का कराची में और एमक्यूएम पर जो असर है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। ये भी हकीकत है कि जो एमक्यूएम पाकिस्तान है वो अभी तक मुस्तहकम नहीं हुई। क्या वो कायम रहेगी और टूटेगी, ये भी अभी सवाल खड़ा हुआ है। जो पाक सरजमीन पार्टी है, क्या ये एमक्यूएम की जगह लेगी, इसके बारे में भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात हतमी है कि जो एमक्यूएम का ये सलाहियत थी कि वो कराची में बड़े पैमाने पे तशद्दुद कर सकें, कराची को मफलूज कर सकें, वो एमक्यूएम की सलाहियत ख़त्म हो गई है। रेंजर्स के ऑपरेशन के बाद एमक्यूएम की मुल्क को और कराची को नुकसान पहुंचाने की जो सलाहियत थी, जैसे मैंने कहा, उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। उनके टारगेट किलर पकड़े गए हैं, उन पे केसेस चले हैं, वो लोग जो तशद्दुद करते थे, भत्ते लेते थे। सबसे बड़ी बात यह कि कराची की आम पुलिस जो है इस वक्त जुर्रत महसूस करती है कि अगर एमक्यूएम के किसी आदमी पर कोई इल्ज़ाम हो तो उनको वो पकड़ती है। ये बहुत अच्छी बात है। एमक्यूएम अब हुकूमत को क्या कहें है कि वो ट्रेड नहीं कर सकती, हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं कर सकती। लेकिन ये भी हकीकत है कि जिस तरीके से कराची में कोर्ट्स में केस चलने चाहिए थे, इंतज़ामिया को रेंजर्स की मदद करनी चाहिए थी, फेडरल गवर्नमेंट को एमक्यूएम के साथ मिलकर एक ऐसी एमक्यूएम जो पाकिस्तान के नज़रिए के साथ पुरअमन तौर पर चलने को तैयार है, एमक्यूएम के साथ एक, जैसे हमेशा मैं कहता हूँ, एक बड़ा सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था। बदकिस्मती थे वो हमारी सियासी कुव्वतों ने नहीं किया। लेकिन जो आज हुआ है, देखिए, वो रेंजर्स नहीं चाहते कि उनकी ख़वातीन सामने थीं, उनके साथ लड़ाई हो, उन्होंने इजाज़त दी है। क्योंकि जो एमक्यूएम लंदन है वो खालिस्तन दूसरे लोगों की जमात है, इंडिया उसको सपोर्ट कर रहा है। वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनका वजूद रहे, पाकिस्तान में रहे। और देखिए, एक और बात याद रखिएगा, अगर दुनिया ये मानती है कि जो एमक्यूएम लंदन है उसको हिंदुस्तान से पैसे मिलते हैं, दुनिया सपोर्ट करती है, ये तो एक बहुत बड़ा टेररिज्म का केस बन जाएगा। तो मगरब और हिंदुस्तान कभी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगा कि एमक्यूएम का सही रुख जो है, जो बाहर मौजूद है, उसको कानूनी तौर पे साबित किया जाए। लेकिन जो कराची में काम हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने बड़ा अच्छा काम किया है। एमक्यूएम को चाहिए कि वो एक खुले दिल के साथ सियासत करे, वफाकी हुकूमत को चाहिए कि एमक्यूएम के साथ मामले तय करे। लेकिन खालिद साहब, जहां आप कह रहे हैं मगरब तो ये नहीं चाहेगा, डेफिनेटली ब्रिटेन के बारे में बड़े सवालात उठते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर क्या किया, हालांकि शवाहिद थे, 5 लाख पाउंड आपके घर से मिले, क्यों मिले, उन्होंने खुद ही लूप होल छोड़ दिया अपने कवानीन के हिसाब से भी। लेकिन हमारे यहाँ वज़ीर दाखिला साहब चौधरी निसार साहब ने भी बड़े बड़े दावे किए थे, बवांगे दौल कहते थे कि एमक्यूएम के कायद के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, उनके खिलाफ केसेस भी होंगे, शवाहिद भी फराहम किए गए। उन्होंने भी कहा यूके को, किधर गए वो शवाहिद, किधर गए वो 2 तलवार पे लोगों को छलनी करने की बातें, पाकिस्तान के बारे में जो उन्होंने हर्जा सराइयाँ की वो सारी बातें, किधर गए वो केसेस? मैं समझता हूँ ये सिर्फ एमक्यूएम की ही बात नहीं, पाकिस्तान में जो लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की सालमियत, हमारी जो इस्लाम के साथ अकीदत, अफवाज पाकिस्तान जो कुर्बानियाँ देती हैं, जो लोग इसके ख़िलाफ़ बातें करते हैं, पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर इन तमाम बातों को कबूल किया जाता है। मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि जिस सियासी जमात ने, जिन लीडरों ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की है, वफाकी हुकूमत उनको कोर्ट में लेके जाए। कई तो इत्तेहादियां खालिद साहब कैसे कोर्ट में लेके, ये देखिए, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि एमक्यूएम कराची का मसला अगर नहीं संभल रहा, उसकी बड़ी वजह कराची जो सिंध की अपनी सियासी हुकूमत और वफाकी हुकूमत है, जो दबाव और जिसे कह लें कैरेट को मिलाकर के इस्तेमाल ना करते हुए एमक्यूएम को अभी तक सही रास्ते में नहीं ला सकती। सही, ये करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, वो 7 मेजर जनरल्स की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर
तरक्की मंजूर होगी है, जिसमें मेजर जनरल बिलाल अकबर साहब DG रेंजर सिंध भी मौजूद है और हमें पता है कि उनकी क्या कारकर्दगी रही कराची ऑपरेशंस के हवाले से। अब जब तकर्रुरी आगे तरक्की होगी तो यहाँ तकर्रुरियाँ और भी होंगी। कराची ऑपरेशन के बारे में पहले भी बहुत सारे सवालात, सिंध गवर्नमेंट की सीरियसनेस, बिलावल भुट्टो जरदारी की सीरियसनेस, मुराद अली शाह साहब की सीरियसनेस, उस पर भी सवाल उठता रहा। क्या इन तरक्कियों की वजह से कराची ऑपरेशन पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? जनरल कमर बाजवा की आर्मी चीफ बनने पर वो तमाम जो तरजीहात जिनके ऊपर जनरल राहील शरीफ ने काम किया था, खा वो शिद्दत गर्दी के ख़िलाफ़ फाटा में ऑपरेशंस हों, बलूचिस्तान में स्टेबिलिटी का काम हो, कराची में अमन की सूरत हाल को बेहतर करना हो, CPEC की कामयाबी की गारंटी, जनरल कमर बाजवा ने एक एक करके उस तमाम मिशन को संभाला है, क्योंकि वो उनका मिशन नहीं, वो कौम और फ़ौज का मिशन है। बिल्कुल। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जनरल बिलाल जिन्होंने कराची की बिल्कुल एक फ़िज़ा बदल दी है, और इसी तरह जनरल शेर अफगन जो IGFC थे बलूचिस्तान में, दोनों ने जिस तरह कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, हुकूमत ने उनको तरक्की देकर उनकी कारकर्दगी को माना है। क्या उनके जाने से रेंजर्स की या फ़ौज की तरजीहात में कोई तब्दीली आएगी? यकीनन नहीं। फ़ौज इस वक्त ये समझती है कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए तशद्दुद का ख़ात्मा, CPEC का कामयाबी से मुकम्मल होना, कराची का अमन और मुल्क में अमूमी तौर पर बेहतरी का लाना उनकी ज़िम्मेदारी है। और हम आने वाले दिनों में देखेंगे इंशाल्लाह आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, बल्कि पाकिस्तान की तमाम दफ़ाई फ़ौज और कमर बाजवा साहब हर वो काम करेंगे जो कौम के मुस्तकबिल के लिए बेहतर काम। हमारी भी यही दुआ है खालिद साहब कि वही काम हो जो कौम की मुस्तकबिल के लिए बेहतर हो। लेकिन सिंध हुकूमत की सीरियसनेस पे भी फिर सवाल उठता है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते तो हैं सिंध में तरक्की हो रही है, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि किधर तरक्की हो रही है। थर में तो आज भी बच्चों की अमवात हो रही है, मेल न्यूट्रिशन वहाँ आज भी है। ये सियासी मंजरनामे पे भी तो कोई तब्दीली आनी चाहिए। अभी ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और पाकिस्तान की सियासी बात कर रहे हैं तो सियासत सिर्फ अंदरूनी नहीं बैरूनी भी है, फॉरेन ऑफिस की भी सियासत, उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, हफ्ते की सारी बातों की बात कर रहे हैं तो एक ऐसी बात की भी बात करते हैं जो थोड़ी सी चुभती है, और थोड़ी सी नहीं बल्कि काफ़ी चुभती है। फॉरेन ऑफिस की बहुत सारी नाकामियां हमारे सामने, नाकामियां कहें या फिर कोताहियां कह लें। हार्ट ऑफ एशिया, एक ऐसी कॉन्फ्रेंस जो कि भारत में हुई, जिसमें भारत ने गठजोड़ करके अफगानिस्तान से एजेंडा पाकिस्तान के बारे में बना दिया, पाकिस्तान को सारी चीज़ों का मोरिद इल्ज़ाम ठहरा दिया। जबकि दूसरी तरफ ओबामा साहब भी कहते हैं कि तालिबान से लड़ना या उनको शिकस्त देना नियर टू इम्पॉसिबल है। अब ये बात ओबामा की तरफ से कही गई कि अशरफ गनी वो सारे इल्ज़ाम जो पाकिस्तान पे लगाए वो ओबामा साहब की बात करने के बाद उन पे लगा सकते हैं। यानी खालिद साहब, हार्ट ऑफ एशिया अजीज साहब कहते हैं, फरमाते हैं कि हम ज़रूर जाएंगे, अच्छा डिसीजन, ठीक है, जाइए, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करिए। लेकिन क्या पूरे तरीके से तैयार नजर आए थे? ये जो बौछाड़ कर दी इंडिया ने, पॉलिटिक्स प्ले की अंदर, आपको लगता है इसका जवाब करारा मिलना चाहिए था इंडिया को भी? जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान की हार्ट ऑफ एशिया में शमूलियत एक मुस्बत कदम है, क्योंकि अगर हम वहाँ न जाते तो याद रखिए कि फिर इंडिया और अफ़गानिस्तान और भी हमारे ख़िलाफ़ तमाम किस्म की इल्ज़ाम तराशियाँ करते। अच्छा, दुनिया में ये भी एक पैगाम गया है कि पाकिस्तान तो डायलॉग करना चाहता है, इंडिया अफ़गानिस्तान डायलॉग से पीछे हट रहा है। हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान की पाकिस्तान दुश्मनी मेरे ख्याल में कोई नई चीज़ नहीं है। हमें अब यकीन होना चाहिए कि हमारे ख़ित्ते में जो नया एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बन रही है, जिसमें पाकिस्तान, चाइना, रशिया, बाद में ईरान, एक तरफ सेंट्रल एशिया होगा, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान और इंडिया, अमेरिका मिलकर चाइना के ख़िलाफ़ के महाज कायम करेंगे। तो हमें एहसास था कि इंडिया और अफ़गानिस्तान हमारी मुखालफत करेंगे। इंडिया इसलिए मुखालफत करेगा कि दुनिया अब कश्मीर को शक की निगाह से देखना शुरू हो गई है। दूसरे, इंडिया के अंदर यूपी का इलेक्शन हो रहा है, जो करेंसी नोट वापस हुए हैं शायद वो आखिर में कामयाब हो। इस वक्त उसके ऊपर बहुत हिंदुस्तान के अंदर तशवीश पाई जाती है, लोग मर रहे हैं, पैसे ख़त्म हो गए हैं। तो हिंदुस्तान चाहता है पाकिस्तान पर तराशी करके
توجہ بٹے. وہاں تو سوالات اٹھ رہے ہیں نا خالد صاحب کے نوٹ واپس کر رہے ہیں. اگر آپ نے 2 نمبر قسم کی جو فنڈنگ تھی پولیٹیکل پارٹیز کی ان کو روکنا تھا تو آپ اور بڑے ذرائع سے روک سکتے تھے. افغانستان نے اس لیے دشمنی کی ہے کہ افغانستان میں اب امریکن رپورٹ آ رہی ہے آج جی کہ 40 سے 50 ہزار وہاں پر ریزسٹنٹ فائٹر ہیں, اور افغانستان کے اندر اتنی کرپشن ہے کہ ایک لیفٹیننٹ کرنل بننے کے لیے آپ کو, یعنی کرنل بننے کے لیے $50,000 جو ہے رشوت دینا پڑتے ہیں. ان کی فوج جگہ چھوڑ کے بھاگ رہی ہے چاروں طرف, یعنی شمال میں بھی, مشرق میں بھی, جنوب میں بھی اور مغرب میں بھی. ہر جگہ طالبان کا دباؤ بڑھ رہا ہے. صحیح. تو امریکہ اور طالبان کو, جسے انگریزی میں کہتے ہیں, کوئی اسکیپ گوٹ چاہیے. انہوں نے تقریباً $800 بلین وہاں لگائے ہیں, تو کس کے اوپر الزام لگائیں گے؟ تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے. پاکستان کا جواب بالکل صحیح تھا کہ جناب ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ڈائلاگ کے ذریعے آپ جو لوگ آپ کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اس میں جتنی ہم سے کوشش ہے ہم مدد کریں گے. ہماری زمین ٹیررزم کے لیے استعمال نہیں ہوگی, لیکن ڈائلاگ کے بغیر کوئی بات نہیں بنتی. صرف ایک بات میں یہاں تسلیم کروں گا, جس طرح رشین نمائندے نے وہاں پر کہا کہ ہندوستان کو الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے, میرے خیال میں ہماری کوشش ہونی چاہیے تھی کہ وہاں ایرانی, چائنیز اور جو دوسرے نمائندے تھے ترکی کے, وہ ہماری حمایت میں بات کرتے. میں سمجھتا ہوں وہ یقیناً ایک کمزوری رہ گئی ہے, لیکن آنے والے دنوں میں افغانستان جب حل ہوگا, افغانستان کا مسئلہ حل کی طرف جائے گا, تو پاکستان کا اس میں بہت بڑا رول ہوگا. لہذا ہمیں اس الزام تراشی سے مایوس نہیں ہونا. رول تو ریفیوجیز میں بڑھا رہا ہے خالد صاحب, لیکن افغانستان نے اس کو بڑا سرا لیا. جیسے ہم لوگوں کے ابھی بھی ہم لوگ ناشکری دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے مشترکہ اعلامیے میں بات ہوئی, لیکن میں یہاں ضرور بات کروں گا, اگر آج پاکستان افغانستان کی تجارت روک دے, ان ریفیوجیز کو تیز بھیجنا شروع کر دے, افغانستان کلیپس کر جائے گا. بالکل. یہ پاکستان کی بڑی اعلیٰ ظرفی ہے کہ ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایک بہت فیاضی کا اور ایک برادرانہ رشتوں کا اظہار کیا ہے. صرف وہ چونکہ انڈیا کے اثر کے نیچے ہیں تو ان کی دشمنی کو ہمیں شاید برداشت کرنا پڑے گا. صحیح, ٹھیک, لیکن اس دشمنی کو برداشت کرتے کرتے ہم اپنے کتنے جانی نقصان کر بیٹھے ہیں اور کتنی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. افغانستان کا وقت آ گیا ہے کہ اب سمجھ جائے, اور اگر نہیں سمجھتے تو اپنا نقصان ہے ان کا. پاکستان تو یہاں ضرب عزم چلا رہے ہیں اور ڈیفینیٹلی اس کو ٹیررزم کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن خالد صاحب, شو کے اینڈ میں, کیونکہ ویکینڈ ہے, ہم اپنے ناظرین کو کے ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیں گے. آپ کوئی اچھی خبر اس ہفتے کے اندر, کوئی پازیٹیو چیز؟ اگر یہ پروگرام امریکہ میں ہو رہا ہوتا تو شاید ہم اس کا اختتام کہتے ہیو اے نائس ویکینڈ. I do that, میں تو ابھی بھی یہ کرتی ہوں. کیونکہ ہمارے ہاں ویکینڈ منانے کا رواج نہیں ہے. دیکھیے چند ایک چیزیں بڑی اچھی ہوئی ہیں. پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ 45,000 پوائنٹ پہ پہنچ گئی ہے. لوگ کہتے ہیں جب آپ کو ایمرجنگ مارکیٹ کا اسٹیٹس ملے گا, یہ مارکیٹ 50,000 پہ پہنچ جائے گی. اس کا مطلب ہے بہت بیرونی سرمایہ آ رہا ہے. گڈ نیوز. پھر میں نے پڑھا کہیں کہ نیو یارک میں پاکستان فلم فیسٹیول ہوا, جس میں UN کے ایک سیکرٹری نے کہا کہ آپ نے تو امریکوں کے دل جیت لیے ہیں. گڈ نیوز. پاکستانی سافٹ ویئر ایک مقابلہ ہوا ہے جس میں پاکستان کی نسٹ اور کئی یونیورسٹیوں نے بہت کمال کی کارکردگی دکھائی ہے, اور وہ کہتے ہیں وہ مقابلہ اتنا اہم ہے جیسے فلموں کا آسکر ایوارڈ ہوتا ہے. پاکستان کو وہاں پہ انعام ملے ہیں. پھر جو شنگھائی الیکٹرک کمپنی ہے وہ کراچی الیکٹرک کمپنی میں $10 بلین کی سرمایہ کاری کر رہی ہے. اگین اے گڈ نیوز. اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر والے لوگ آ کر پاکستان میں اب سرمایہ کاری کی بات سوچ رہے ہیں. سی پیک کے اوپر ویب سائٹ لانچ ہوئی ہے جس میں چائنیز ایمبیسڈر نے کہا ہے جناب ایران اور کئی ملک سی پیک میں شامل ہونا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں تمام دشواریوں کے باوجود پاکستان کا مستقبل بہت تابناک اور پاکستان کے پاس بڑھنے کے بے شمار مواقع اب بھی میسر ہیں. اچھا, مواقع تو میسر ہیں ایٹ دی اینڈ, لیکن ان مواقعوں کو سٹریم لائن بھی کرنا پڑے گا خالد صاحب. یہاں صرف اور صرف انڈیویجول جا کر کامیابی حاصل کر لے یا انڈیویجول جا کر پاکستان کا نام روشن کر لے, یہ تو ناکافی ہے نا. یہاں حکومت کو, جس طرح ابھی کچھ دن پہلے میں دیکھ رہی تھی کہ بہت سارے پلیئرز ہیں جن کی کفالت حکومت نہیں کر رہی ہے, جن کو مواقع نہیں دے رہی. اولمپکس کے اندر ہماری ٹیم کا کیا حال ہوا وہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو مواقع حکومت نے فراہم کرنا ہے, حکومت اپنے پالیٹکس میں لگی ہوئی. دیکھیے میرے خیال میں سیاست کے علاوہ ہم نے پہلے دفعہ کئی دفعہ کہا ہے اپنی ثقافت کو آگے بڑھائیں. بالکل. اپنے اداروں کو مضبوط کریں. اداروں کو مضبوط کرنے سے مراد یہ ہے FIA اور نیب خود کام کرے, کسی کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے. اسکولوں میں پڑھائی خود بخود اچھی ہو.
تو ادارے مضبوط کرنا. ٹھیک. اور میں سمجھتا ہوں ایک جو بہت بڑی اس کو کمزوری ہو رہی ہے, میں خود گورنمنٹ میں رہا ہوا ہوں, مجھے بہت زیادہ بیوروکریٹ دوست مجھے ملتے ہیں, مجھے اکثر کہتے ہیں کہ جس طرح کا نظام آج چل رہا ہے, جی آپ کی بیوروکریسی میں کل بذات خود آزادانہ طور پر کھڑے ہو کر حکومت چلانے کی صلاحیت ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ہمیں اس بیوروکریسی کو آزاد کرنا پڑے گا, ان کو خود مختار کرنا پڑے گا تاکہ وہ فرض شناسی کے تحت اپنا کام کریں. ٹھیک ہے. اس لیے کام نہ کریں کیونکہ حکمران ان کو کام کروانا چاہتے ہیں. یہ بیوروکریسی کو خود بھی دیکھنا پڑے گا. خالد صاحب بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. جنرل خالد مقبول ہمارے ساتھ موجود تھے. بیوروکریسی کو ڈیفینیٹلی, جیسا میں پہلے بھی کہہ رہی تھی, خود دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ اسٹیٹ کے ملازم بن کر رہیں گے یا پھر حکومت کے ملازم بن کر رہیں گے, اور جو اچھا کام کر رہا ہو, جو پاکستان کے لیے کام کر رہا ہو, کیا کوئی دوسرا بیوروکریٹ اس کی ٹانگ تو نہیں کھینچ رہا. یہ بھی دیکھنا پڑے گا اور اس کے اوپر حکومت کو بھی اقدامات اٹھانے پڑیں گے. ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی. ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. زیر بحث کے نام سے ٹویٹر, فیس بک دونوں پر موجود ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے. ہیو اے نائس ویکینڈ. اللہ حافظ.